सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 79ਵਾਂ ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, मतलब पंजाब का पाकिस्तान के नाल 553 किलोमीटर लगता है तो भारत ते पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर लगता है। दूजी ऑप्शन आई जी अपने लवे, पंजाब का पाकिस्तान के नाल 353 किलोमीटर लगता है तो पाकिस्तान का भारत के नाल 2573 किलोमीटर लगता है। तीजी ऑप्शन आई जी, भारत का पाकिस्तान के नाल 753 किलोमीटर लगता है तो पाकिस्तान के भारत के नाल 3773 किलोमीटर लगता है। तो चौथी ऑप्शन 353 किलोमीटर पंजाब नाल 3323 किलोमीटर जोड़ा है जी यह आया भारत के नाल। तो ये दसना है कि भी भारत का पंजाब का जोड़ा है पाकिस्तान नाल कितना एरिया लगता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जोड़ा है पाकिस्तान नाल कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके ऑप्शन पे आई जी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 1 क्योंकि भारत का तो लगता है जी पाकिस्तान के नाल 3323 किलोमीटर बॉर्डर, ठीक है जी। तो पंजाब का लगता है 553 किलोमीटर। जे पंजाब की गल की जाए तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फाजिलका, ठीक है जी। ये जेडे 6 डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब के, ये लगते हैं जी अपने पाकिस्तान के नाल। जेकर वही स्टेट्स की गल की जाए, स्टेट्स के लगते हैं जी अपने स्टेट्स, मतलब जम्मू कश्मीर यूनियन टैरेटरी लगती है जी पाकिस्तान के नाल, लद्दाख यूनियन टैरेटरी लगती हैगी है। इस तो इलावा पंजाब हो गया, अपना राजस्थान हो गया जी, तो तीसरे नंबर पर आ गया गुजरात। ये अपनिया स्टेट्स ने जिहड़ियां पाकिस्तान के नाल अपना बॉर्डर शेयर करदियां नेगियां, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। द erstwhile NH1 कनैक्टेड दिल्ली विद अमृतसर हैज़ बीन रीनेम्ड एज, जोड़ा नैशनल हाईवे 1 है इसका नाम बदल के आपने केड़ा रखा गया है NH7, NH15, NH44, NH54। तो इसका सही आंसर है जी NH44। NH1 जोड़ा है जी ये थोड़ा पता होएगा, जोड़ा अपने मीडिवल हिस्टरी के विच एक परसन का नाम आता है शेरशाह सूरी, ठीक है जी। शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी मार्ग बनाया सी जिहदा जिन्हों आप GT रोड भी कह देने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ने कहा जी जेडे अपने नॉर्थ तो साउथ वाल दे रोड होंगे, मतलब जेडे इस डायरैक्शन दे विच रोड जा रहे होंगे, इन्हां दा जेड़ा नंबर है यह ईवन नंबर होएगा। जेडे ईस्ट टू वैसट वाले रोड होंगे इन्हां दा नंबर जेड़ा है यह ओड नंबर होएगा। तो हुण जेड़ा NH1 है यह दौड़ता है दिल्ली तो अमृतसर में, यह आ गया जी नॉर्थ टू साउथ ओरीएंटेशन के विच, तां करके इहदा जिहड़ा है रीनेम करके इसनूं ही NH44 कहा गया है। नैक्सट आया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर एंड हिज वर्क हैव बीन पेयरडली रोंगली, मतलब इन्हां दे विचों किहड़ा लिखारी ते उहदी रचना जिहड़ी है गलत जोड़ी गई है। शिव कुमार बटालवी लूना, वारिस शाह, हीर रांझा, सुरजीत पात्र, लफ्ज़ां दी दरगार, कादर यार, इन्हां दी बुक है सोनी महिवाल। तो इसका सही आंसर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी कादर यार सोनी महिवाल। इन्हां दे इन्हां दा जिहड़ा है जी तुसीं सुनिया होएगा, यह जिहड़ा है हाशिम शाह की रचना आ जाती है जी सोनी महिवाल की, ठीक है जी। तो इस दे विच इनकरैक्ट पेयर पूछा सी, तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी कादर यार हाशिम शाह वाली, ठीक है जी। साहित्य अकैडमी अवार्ड 2022 फॉर पंजाबी लैंग्वेज हैज़ बीन अवार्डेड टू सुरजीत पात्र, सुखजीत, अमरजीत चंदन, चमन लाल। तो इन्हां दे विचों दसना जी भी जिहड़ा साहित्य अकैडमी अवार्ड है ये किस परसन नूं दिता गया है। तो साहित्य अकैडमी अवार्ड का की है जी, ये बेसिकली भारत दे विच जिहड़ियां अपनियां 22 लैंगुएजिज ने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंगुएजिज ने, हर साल जो है 22 लैंगुएजिज के जोड़ा है ये अवार्ड दिता जाता है, ठीक है जी। तो 22 के पंजाबी भी शामिल है, तो इन्हों के दसना भी किनू ये अवार्ड दिता गया 2022 का। तो इसका आंसर आया जी ऑप्शन नंबर बी सुखजीत। इन्हों का बुक हैगी है जी मैं अयान घोष नहीं, इन्हों की इस बुक करके जोड़ा है इन्हों यह अवार्ड दिता गया जी। नैक्सट क्वेश्चन आया जी, एज पर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट द एरिया
द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन पंजाब इज डैश बट एज पर द ISFR रिपोर्ट 2021 द फॉरेस्ट कवर इज ओनली डैश। मतलब कि पंजाब के जंगलात महकमे द्वारा दस्या गया भी पंजाब के किन्ने % एरिया तो जो भारत सरकार की रिपोर्ट हैगी ISFR ये दस्या गया कि पंजाब के किन्ने % जोड़ा है जंगलात या फॉरेस्ट एरिया है। तो ऑप्शन ए 3.67%, 6%, 6%, 6.67%, 10%, 6.67% तो डी ऑप्शन है 12%, 3.67%। इसका आंसर आया जी ऑप्शन नंबर बी 6% एंड 3.67%। मतलब पंजाब के नियर अबाउट जोड़ा है जी 6% जोड़ा है जंगलात एरिया है। नैक्सट क्वेश्चन है जी लांगचेन खंबन इज द अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब की किहड़ी नदी का नाम है जोड़ा लांगचेन खंबन भी है, रावी, सतलुज, ब्यास या घग्गर। इसका सही आंसर होया जी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जोड़ा है जी ये अपना तिब्बत के विच रक्कस ताल या रक्कस लेक को शुरू होंदी है। यह भारत के विच जिहड़ा हिमाचल प्रदेश के विच शिपकिला पास है उहदे थ्रू एंटर होंदी हैगी है। ठीक है जी। तो इनू ही जिहड़ा है मतलब तिब्बत के विच यही नदी का नाम जिहड़ा है इसनू अपना लांगचेन खंबन कहा जाता है, सॉरी लांगचेन खंबन कहा जाता है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी ग्रीन पंजाब मिशन एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। प्लांटिंग ट्रीज ऑन इंस्टीट्यूशनल लैंड्स, चेकिंग डिफोरेस्टेशन, कंडक्टिंग सर्वेज ऑन रेगुलर बूट्स इन फॉरेस्ट एरियाज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए प्लांटिंग ट्रीज ऑन इंस्टीट्यूशनल लैंड्स। ग्रीन पंजाब मिशन की है जी कि आपने जोड़ा है पंजाब के हरेवाई में वाधा देना, थोड़ा जहा नाम इंडीकेट कर रहा है। तो ये की है भी आपने जोड़ा है नवे पेड़ पौधे लगावे तो ही कितने ना कितने हरेवाई बढ़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लांटिंग ट्रीज ऑन इंस्टीट्यूशनल लैंड्स। हु वॉज द लास्ट रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी हु हैंडेड ओवर द रीजन ऑफ इंडियन एम्पायर टू बहलोल लोधी। सैयद डायनेस्टी का आखिरी राजा किहड़ा सी जिन्हें अपनी पावर जिहड़ी है लोधी वंश के राजे बहलोल लोधी नूं देती सी। तो इसका ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। खिजर खान ने जिहड़ा है जी खिजर खान सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते तो यह डायनेस्टी जी है 1414 तो लैके 1451 तक चलती हैगी जी। सब तो पहला ये दिल्ली सल्तनत के 5 रियासत आंदियां ने, पहली आ जाती है स्लेव डायनेस्टी आ गई, फिर आ गई खिलजी डायनेस्टी, फिर आ गई जी अपनी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक तो बाद आए जी सैयद, तो लास्ट ते आए ने अपने लोधी। तुसी कमेंट करके दस्यो जी कि लोधी वंश का अंत जिहड़ा है यह किस युद्ध तो बाद हुंदा है। इन्हां दा थोड़ा समा भी याद रख लो जी 1206 तो लैके 90 तक इन्हां दा टाइम पीरियड चलता है, 1290 तो लैके जिहड़ा है 1320 तक इन्हां दा पीरियड चलता है, 1320 तो लैके 1414 तक इन्हां दा पीरियड चलता है, 1414 तो लैके 1451 तक सैयद डायनेस्टी, तो 1451 तो लैके 1526 तक चलता है जी अपना लोधी वंश का पीरियड। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी दारा शिकोह द एल्डेस्ट सन ऑफ डैश सॉट ब्लैसिंग्स ऑफ डैश सिख गुरु। दारा शिकोह किहदा वड्डा मुंडा सी ते किहड़े गुरु साहिबान दे मतलब आशीर्वाद लैण लई आया। जहांगीर, गुरु हरकृष्ण जी, शाहजहां, गुरु हरराय जी, शाहजहां, गुरु तेग बहादुर जी या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है जी शाहजहां एंड गुरु हरराय जी। शाहजहां का ही बेटा हुंदा जी दारा शिकोह। दारा शिकोह नूं ही हरा के जिहड़ा है औरंगजेब गद्दी ते बैठदा है। औरंगजेब ते दारा शिकोह दे विच जिहड़ा है समूहगढ़ का युद्ध हुंदा है, बैटल ऑफ समूहगढ़ हुंदी हैगी है। ते गुरु हरराय जी ने जिहड़ा है दारा शिकोह के इलाज लई जड़ियां बूटियां भेजिया सी, ते जिस करके जिहड़ा है गुरु हरराय जी नूं ग्रीन गुरु भी कह दिंदे ने। ते इन्हां ने ही जिहड़ा है कीरतपुर साहिब दे विच एक आयुर्वेदिक हर्बल मैडिकल कॉलेज भी स्कूल कॉलेज भी ओपन किया सी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन जी द फोर्ट ऑफ लोहगढ़ वॉज बिल्ट बाय डैश एट डैश। लोहगढ़ का किला किहड़े गुरु जी द्वारा बनाया गया तो कित्थे बनाया मतलब कित्थे बनाया गया। गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर दे विच, गुरु हरकृष्ण जी करतारपुर साहिब, गुरु हरराय जी आनंदपुर साहिब या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होएगा जी गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर दे विच। यही चीज़ नूं ध्यान च रखते हुए जिहड़ा है जी जदों बंदा सिंह बहादुर पहली सिख एम्पायर बनाने की कोशिश करता तो उन्होंने भी हरियाणे दे विच अपनी जिहड़ी कैपिटल सी उहदा नाम भी लोहगढ़ ही रखिया सीगा। नैक्सट क्वेश्चन जी सिख गुरुद्वारा एक्ट वाज पासड विच ऑफ द फॉलोइंग एजिटेशन। साका ननकाना साहिब, कीज अफेयर, बब्बर अकाली मूवमेंट या जैतो मोर्चा। तो इसका सही आंसर है जी जैतो मोर्चा। जैतो मोर्चा तो बाद जिहड़ा है सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया जाता है तो SGPC जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है बन के आती है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट बीन रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान बट हैज़ बीन रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ सम्मान ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਈਟਰਸ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ, ਦੂਜੇ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਦ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਪਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਨੀਮ, ਏਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਡਾਲਬਰਗੀਆ ਸੀਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼? ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਾਸ ਕੰਪਾਈਲਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1601, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1601, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 1604, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1604। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1604। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 79ਵਾਂ ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦ ਅਰਲੀਅਰ ਸਿਟੀ ਆਫ IVC ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਹੜੱਪਾ, ਲੋਥਲ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ, ਚਾਨੂਦਾਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹੜੱਪਾ। ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ RB ਦਯਾਰਾਮ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਕਵੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ IVC ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਥਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਭੋਗਵਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਤੇ ਆਰ ਰਾਓ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1954 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਆਰ ਡੀ ਬੈਨਰਜੀ। ਔਰ ਚਾਨੂਦਾਰੋ ਵੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ NG ਮਜੁਮਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 1921 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ 21 ਸੀ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਤੇ ਚਾਨੂਦਾਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਥਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ ਕਾਲੀਦਾਸ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਫਸਟ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ, ਕੁਮਾਰਗੁਪਤ ਜਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2। ਚੰਦਰਗੁਪਤ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੀਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਦੱਤ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2 ਰਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਮਗੁਪਤਾ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਹਦੇ ਨਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਭਿਗਿਆਨਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਮ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਰਮ ਮੋਰਵਾਸੀਅਮ, ਮੇਘਦੂਤ, ਰਘੁਵੰਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਲੋਰਡ ਬੁੱਧਾ ਡਾਈਡ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਰਾਜਗੀਰ, ਬੋਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਨਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਨਾਥ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ। ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੁੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੀ 483 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਵੈਦਿਕ ਪੀਪਲ। ਵੈਦਿਕ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਲਵਰ, 골ਡ, ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਕੋਪਰ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੋਪਰ। ਕੋਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਯਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਇਰਨ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਂਸਰ ਉਹਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ ਦ ਅੰਡਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਅੰਡਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਕੋ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਕੋ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੋ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, 80s ਜਾਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਨ ਬਾਰਲੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਇੰਪੀਚਡ ਫॉर ਚਾਰजेस ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਰਲ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਲੋਰਡ ਮਾਇਓ ਜਾਂ ਲੋਰਡ ਮਿੰਟੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਜ਼ਡ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾਅ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਏ ਰਿਟ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂਡੇਮਸ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਸਰਸ਼ਿਓਰਰੀ, ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਰਸ਼ਿਓਰਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਹ ਦੋ ਰਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਸ਼ਿਓਰਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਿੜਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਂਡ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਫੋਰਬਿਡ, ਸਰਸ਼ਿਓਰਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਔਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਮੋਸਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਟਨਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਪਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਪਟਨਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਪਟਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਟਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੀਐਮ ਆਫ ਆਲ ਸਟੇਟ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੂਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ 70 ਤੋਂ 80 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? IAS, IPS, IFS ਜਾਂ IES। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1, 2 ਐਂਡ 3। IAS ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਗੀ ਜੀ, IPS ਹੋਗੀ ਜਾਂ IFS ਦੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ IFS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ FO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ECL, ਨਬਾਰਡ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਾਂ REC। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, एनर्जी एफिशिएंसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, 8। ਹੁਣ 9th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 9th ਸ਼ੈਡਿਊਲ। 10th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1985। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਾਲਾ। इलेवेंथ एंड 12th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992 ਤੇ 74th ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ 1992। ਤੇ 11ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 8 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, 4 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਆਫਟਰ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ। Next question is the original constitution of India had included 14 languages in the 8th schedule. Which of the following was the 15th language to be included in this schedule? मतलब कि अपने असली संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 14 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ। ਤੇ 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 2003। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਥਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਡੋਂਗਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਥਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 71ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 92ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ 21 + 71 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 92 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 21ਵੀਂ ਨਾਲ 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, 71ਵੀਂ ਨਾਲ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਰੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ 4 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਥਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਔਨ November 5 ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ?
ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਲੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਰੋਜ਼ਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੈਲੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਲੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾਪਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਰਲਡ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕੁਵਰਿਨ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਮਤਲਬ ਐਕੁਵਰਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਾਲਦੀਵਸ, ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੈਪਟਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ? ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਟੌਦੀ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਪਟੌਦੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਨਵਾਬ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਜਾਂ? ऑप्शन गलत है जी, मोहम्मद अजरुद्दीन। ठीक है जी, इसका सही आंसर है जी सीके नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी विच कंपनी साइंड डील विद इंडियन आर्मी फॉर प्रोक्योरिंग आकाश वेपन सिस्टम? भारत डायनामिक्स, भेल या DRDO? इसका सही आंसर है जी भारत डायनामिक्स। नेक्स्ट जी गवर्नमेंट कंप्लीटेड द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ द नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ऑन July 4th by transferring its ownership to Tata Steel Long Products Limited to an enterprise value of 12,100 करोड़ रुपीज़। द स्टील प्लांट इज इन विच स्टेट? मतलब की है जी ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾਚਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉੜੀਸਾ। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज जॉइंट वेंचर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड विच बैंक? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈਗਾ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, HDFC, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ICIC? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ICIC। ਐਸ ਪਰ ਅ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ देयर ਹੈਡ ਆਲ ਓਵਰ देयर ਬੋਡੀ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, मम्बास? इसका सही आंसर होया जी स्टारफिश। ठीक है जी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, UNEP, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही आंसर है जी वर्ल्ड बैंक। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी, गांधीनगर? इसका सही आंसर है जी न्यू दिल्ली। सो अज के सैशन के गाइज इन्ना ही, मिलते हैं जी नैक्सट सैशन के। हैप्पी दिवाली एंड ऑल ऑफ यू सारे ये दिवाली का त्यौहार खुशियां भरिया होवे जी। हैव ए हैप्पी एंड सेफ दिवाली। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट सैशन के। तब तक लिए टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। क्या है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मल्टीपल CPUs फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी जॉब कंकरेंटली? अब आपके पास यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो CPU में आपके पास एक टाइम पे मल्टीपल जॉब जो है कंकरेंटली का मतलब होता है साथ साथ में आपके पास चलाती है। तो है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो देखो प्रोसेस की बात हो रही है तो इसका आंसर बनेगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास लिखा है यूज ऑफ मल्टीपल CPU। इसका मतलब था कि मल्टीपल CPU का यूज करके हम लोगों ने क्या करना था? एग्जीक्यूशन करानी थी मैनी जॉब्स की। तो जहाँ पे मल्टीपल CPU वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या रहेगा? मल्टी प्रोसेसिंग। एक CPU नहीं है, मल्टीपल CPU को इकट्ठा करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है काम जो है आपके पास जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आंसर बनेगा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइसेस? अगर बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पेन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, जॉयस्टिक आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या बनेगा? प्रिंटर, क्योंकि उसने बोला था पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हैं।
ठीक है ना, ये तीनों के तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, एक आउटपुट, ये पॉइंटिंग इनपुट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। मेमोरी चिप यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इज नोन एज, जहाँ पे डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर रैम। तो रैम तो होता है टेम्परेरी, ये दोनों इसके अंदर नहीं आते हैं टेम्परेरी के अंदर, तो इसका आंसर बनेगा रोम। रोम में आप लोग क्या करते हैं, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि रोम जो होता है परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। रोम जो है डेटा को परमानेंटली अगर स्टोर करना है तो आप इसका यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे समटाइम वर्ड जो है नॉन वोलेटाइल भी आ जाता है, ये भी याद रखेंगे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल भी क्या होता है आपके पास, परमानेंट। और रैम का मीनिंग क्या होता है, रैम जो होता है इसके बारे में बता देता हूँ, ये होता है वोलेटाइल। रैम जो होता है वोलेटाइल, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, और वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉपिंग द सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग इन आपके पास MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब इसमें ये समझो कि कॉपी करने के लिए तो बोला गया है, पर कॉपी क्या करना है, कॉपी क्या करना है, सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब इस शीट को बनाने के लिए जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे लगाया है वही फॉर्मेटिंग मेरे को अगली शीट में भी चाहिए। तो मैं किस चीज़ का, कौन सा शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ, तो आपके पास इसका आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, डी ऑप्शन आंसर बनेगा। तो ये फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, कॉपी फॉर्मेटिंग, अगर पेस्ट के लिए आए तो ये बन जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, ये पेस्ट के लिए है, पेस्ट फॉर्मेटिंग। ये याद रखेंगे आपके पास, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास memory management scheme that enable execution of processes even if the processor is loaded in memory partially is known as, मतलब अभी पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ है, चल रहा है, पार्शली चल रहा है, उसे क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो प्रोग्रामिंग की तो बात हुई ही नहीं है यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी ही आंसर बनेगा, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी पार्शन, ये कोई बात नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, अनरियल, रियलिस्टिक, ठीक है, बोगस, ठीक है, आपके पास फॉल्स आप लोग इसको बोलते हैं। तो इन सभी का मतलब क्या है कि पार्शियली जो काम हो रहा है, तो वर्चुअल जो होता है वो भी पार्शियली ही होता है, रियलिटी में होता नहीं है पर फिर भी होता है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, तो वर्चुअल इज एन ए राइट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आपके पास, set of program that help user in a system maintenance task is known as ट्रांसलेटर प्रोग्राम, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी का मतलब अपने आप में होता है टू एनहांस समथिंग, एनहांस करना। ठीक है, एनहांस करना, एनहांस वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ाना, बढ़ाया जाए। तो एनहांस करने में यूटिलिटी जो है वो क्या करती है, बढ़ाती है। तो यही तो लिखा है, द सेट ऑफ प्रोग्राम टू हेल्प यूजर टू मेंटेन द मेंटेनेंस द टास्क, मेंटेन करने की टास्क को, तो वो क्या रहेगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही अपने आप में क्या होता है आपके पास, बढ़ाया जाए किसी चीज। नेक्स्ट देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ इज एन नोट प्रेस, असेंबलर, इंटरप्रेटर। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें होता है कंपाइलर, कंपाइल करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की टोपोलॉजी नहीं है। आपके पास मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस होती है, रिंग होती है, हाइब्रिड होती है, पर वैन नहीं होता। ये तो टाइप ऑफ नेटवर्क है, ये तो टाइप ऑफ नेटवर्क है, लैन मैन वैन, ये तो टाइप ऑफ नेटवर्क है। तो आंसर क्या बनेगा, वैन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD स्टोरेज। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, आज की डेट में हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आज की डेट में आप लोग किसका यूज करते हैं, SSD का। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, अगर बात करता हूँ सिंपल स्टेट गलत है, सॉलिड स्टेज, ठीक है, सॉलिड स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ये रहा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये चेक करना है, सैनिटेशन इलनेस। अब देखो सैनिटेशन जो है इलनेस का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो केयर का अपोजिट क्या आएगा, रेस्ट, इग्नोर, एक्सीडेंट या फिर सुजेशन। सुजेशन तो हो नहीं सकता। अगर आप लोग केयर बरतते हैं तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगर आप लोग केयर बरतते हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। रेस्ट भी नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं करेंगे। आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एक्सीडेंट से बचने के लिए आप केयर मतलब सावधानी आप बरतेंगे तो आप बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास सेकंड फेज से क्या है आपके पास गिवन, आपको यहाँ पे ये बताना है रिलेट कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पे है GRTK और इसका कोड है KTRG। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, सारे के सारे अल्फाबेट को क्या लिखा गया है, रिवर्स लिखा गया है। तो यहाँ पे भी रिवर्स लिख लो, HBJF जो कि ए ऑप्शन में है। तो डायरेक्ट आप लोग ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेम ही चल रहा है। तो आपको यहाँ से ये चेक करना है कि 20 से ये कैसे लिखा गया, सेम वे में आगे क्या लिखा जाएगा। तो अगर 20 का मैं हाफ कर दूं या फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे बाई 2 करने पे कितना आता है 10। 10 पे +1 कर दूं तो कितना आता है 11। तो 102 पे अगर मैं बाई 2 करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा 51। +1 अगर करता हूं तो 52 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है, जो कि क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास ओड वर्ड। आपको यहाँ पे करना है फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर ऑफ द पेयर, जिनमें से जो गलत है। तो सबसे पहले लिखा है मैन गैरेज, आदमी गैरेज में, तो बात नहीं बन रही है। पिग स्टे, पिग इसमें रहता है, होर्स स्टेबल में रहता है, काउ शेड में रहती है। तो मैन गैरेज में नहीं रहता है, गैरेज में कार रखी जाती है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, गैरेज में कार रखी जाती है। ठीक है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर से इसमें क्या है, ओड वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं W, V एंड U। देखो 23, 21 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 21। तो अगर यहाँ पे चेक करें तो 23 से आपके पास 22 आ गया -1, यहाँ पे -1। ठीक है, आगे है DBA, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे तो -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है। आगे चेक करते हैं NML, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, तो -1, -1। आगे यहाँ पे फिर से चेक करते हैं 8, 7, 6, -1, -1। तो आपके पास आंसर जो बना है वो ये आंसर बन गया है बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास फिर से ओड 1 यहाँ पे निकालना है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ए में आपके पास क्या लिखा है 1, 6, 2, 9। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो 2, 6 + 2 8 1 = 9। बी ऑप्शन में देखता हूँ 3 + 4 + 1 = 8। बिल्कुल जी, ये भी फॉलो कर रहा है। सी ऑप्शन देखता हूँ 2 + 3 + 4 = 9। 4 + 3 7 + 2 9। और डी ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं 1 + 8 + 3 = not 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। डी क्या है, इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि बाकियों में वो पेयर जो है फॉलो कर रहे हैं, पर यहाँ पे पेयर फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपके पास आपको यहाँ पे क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर।
तो आप लोगों को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको फिट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ EXP तो सभी में कॉमन है। अब L का नंबर होता है 12, L होता है 12, O होता है 15, O होता है 15। तो मतलब ये दोनों तो आपके पास O बाद में आएंगे, आगे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में से ही कोई ना कोई पहले आएगा। आगे O कॉमन है। I का नंबर होता है 9, I का नंबर होता है 9, S का नंबर होता है 19 और R का नंबर होता है आपके पास 18। तो नंबर 1 पे तो ये आ गया, कंफर्म हो गया। नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में से आएगा, ये 19 है, 18 है, नंबर 2। ठीक है, आपके पास यहाँ पे EXPL, ये तो हो गया EXPL। O कॉमन है, R होता, S होता है 19 पे, R होता है 18 पे। तो नंबर 2 पे आएगा 5, नंबर 3 पे आएगा दिस। फिर आगे इन दोनों में चेक करते हैं तो ये 4th प्लेस पे आएगा और ये 5th प्लेस पे आएगा। तो अगर नंबर 1 पे आप लोग देखेंगे, नंबर 1 पे आएगा पहला, नंबर 2 पे क्या आएगा 5, नंबर 3 पे क्या आएगा 2, नंबर 4 पे क्या आएगा 3 और नंबर 5 पे आएगा 4। तो ये चेक करिए 1 5 2 3 4, आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर जो है बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे सीरीज में मिसिंग है। तो आप चेक करते हैं कार, CAR। अगर मैं चेक करता हूँ, देखो CAR GCOKELOGI। अगला वर्ड आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। आप लोग नंबरिंग डालेंगे, नंबरिंग डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। 3 आपके पास 1 18, आपके पास 7 3 15 11 5 12 15 7 और 9। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे बेटा क्या है, 3 है, 3 से 4 7 7 4 11 11 4 15। ऑल्टरनेट में आप लोग ऐसे देखिए 3 4 4 एंड 4 +4 +4 +4। अगर सब मैं +4 करता हूँ तो आपके पास आएगा 19, 19 का आएगा S। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आगे आप लोग देख लो, 1 है तो 1 से क्या गया है 3, मतलब +2 ऐड हुआ है। 3 से 5 आ गया है, +2 ऐड हुआ है। आगे फिर से +2 ऐड हुआ है और आगे फिर से +2 ऐड होगा। तो 9 मतलब I ही आएगा, ये भी कंफर्म है। आखिरी में चेक करो, 18 से 15 कम हुआ है, 15 से 12 3 कम हुआ है, 12 से 3 कम हुआ है 9। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके आएगा F, जो कि बी ऑप्शन में आपके पास आंसर बनेगा SIF। आंसर क्या बनेगा? SIF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है। अब अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो क्या हुआ है, 100 से 50 आ गया तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 52 से 62 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो 14 आपके पास आएगा। फिर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिवाइड बाई 2। हाँ, अगर कोई लास्ट से आ रहा है तो मल्टीप्लाई करता हुआ भी आ सकता है, कोई लास्ट से आ रहा है तो मल्टीप्लाई करता हुआ भी आ सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपके पास मिथिलेश सेड। मिथिलेश बोलता है, क्या बोलता है? तू नेहा, नेहा को बोलता है, नेहा को क्या बोलता है? योर ओनली ब्रदर्स सन, तुम्हारा ब्रदर, योर ओनली ब्रदर, योर ओनली ब्रदर सन, योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ ब्रदर। ये क्या है? मेरी वाइफ का क्या है? ब्रदर। तो यहां पे कौन होगा? मिथिलेश। ठीक है, अब ओनली सन था तो नेहा अपने आप में क्या होगी? फीमेल जेंडर होगी। हाउ इज नेहा रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ मिथिलेश? मिथिलेश की वाइफ से, मिथिलेश की वाइफ से जो नेहा है वो क्या लगेगी? अगर मान लो ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है तो ये मेरा साला है और ये उसका क्या है? पापा है। तो मेरे ससुर जी लगे, पर मेरे ससुर जी की बहन मेरी वाइफ की क्या लगी? यहाँ पे लगेगी, उसकी बुआ लगेगी। तो बुआ को यहाँ पे बोला जाता है आंट। तो आंसर इज आंट आएगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? आंट। होपफुली बात क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? W, X, Y एंड Z आर 4 फ्रेंड। W इज शॉर्टर देन X। W छोटा है किससे? X से। तो आपके पास बट इज टॉलर देन Y, कि W इज टॉलर देन बट बोला है तो W इज टॉलर देन Y हु इज शॉर्टर देन Z। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, आपके पास यहाँ पे भी आ सकता है। हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो शॉर्टेस्ट आपके पास यही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? स्पेशल, SPECIAL, L बन गया, ये तो बन रहा है। टॉपिक आपके पास TOPIC, ये बन रहा है। सेकुलर की अगर बात करता हूं, सेकुलर में R एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पे नहीं है। आंसर इज सी ऑप्शन। सेकुलर जो है इसमें गिवन नहीं है, तो आंसर आएगा सेकुलर। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सोल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 79। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया? देखिए, एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कितना है? 42, और 3 डेज का है तो इंटू 3 कर लें। द एवरेज टेम्परेचर फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 43, तो इसको भी 43 इंटू 3 कर लें। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द एवरेज टेम्परेचर और सैटरडे। देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहां से टोटल कैलकुलेट कर लें, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 126, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 129। अब अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें, ऊपर वालों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो थर्सडे कैंसिल, फ्राइडे कैंसिल, तो सैटरडे माइनस वेडनेसडे आपका कितना होगा? देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना है? 3। और ये कितना दे रखा है आपको? 44 माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3, तो वेडनेसडे का कितना होगा? 41 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो था अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा बेसिक से सोल्व करते हो। बिना इस कैलकुलेशन के कैसे करना है उस चीज को ध्यान से समझो। देखो, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन सभी का एवरेज कितना है? 42 है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर 42 है, तो आप ये समझो कि वेडनेसडे को भी 42, थर्सडे को भी 42 और फ्राइडे को भी। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का दे रखा है उसने, एवरेज कितना दे रखा है? 43। और उसके बाद सैटरडे का तो उसने 44 दे दिया आपको। बट एवरेज तो क्या कह रहा था कि ये भी 43 है, ये भी 43 है और ये भी 43 है। बट यहां देखो कितना +1 हुआ है, यहां से +1 हुआ है। ठीक है, इधर से भी +1 हुआ है, तो टोटल यहां से अगर एक इंक्रीज कर दोगे, देखो ठीक है, इसको ध्यान से समझो। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं यहां से, इसको एक सेकंड। अब एक चीज को समझो, एवरेज के अकॉर्डिंग ये 43 था, बट दे कितना रखा है? 44। मतलब जो यहां से 43 था उसका एक यहां चला गया, तो फ्राइडे का तो यहां भी हमने 42 बना दिया और यहां भी 42 बना दिया। ठीक है, अब थर्सडे के पास अभी भी एक एक्स्ट्रा है, बट यहां तो देखो कितना था? 42। अगर इन दोनों को सेम करना है तो इसमें से -1 करना पड़ेगा, तो वेडनेसडे में से -1 हो जाएगा, तो 41 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से था, आई होप। और ये तो सबको देखो, जब स्टेप बाय स्टेप होता है तो सबको क्लियर हो जाता है। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश की है। आई होप क्लियर होगा ये सब बच्चों को। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 85 नेचुरल नंबर। जब देखो, अगर एवरेज पूछा गया है 85 नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1, लास्ट कितना है? 85, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 86 से डिवाइड बाई 2 करोगे तो 43। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑन ए रोड 3 consecutive ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 40, 48 और 56। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, इन सब नंबर का एलसीएम ले लो। अब बड़े नंबर है तो एलसीएम कितने ले, ध्यान से देखो, ये 8 इंटू 5 है, ये 8 इंटू 6 है और ये 8 इंटू 7 है। ठीक है, सब में कॉमन मल्टीपल क्या है 8, उसको अलग रख लो और बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 6 इंटू 7। देखो 8 इंटू 7 कितना होगा 56 और 5 इंटू 6 कितना होता है 30 और 56 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 168 आता है, मतलब 1680 सेकेंड। ठीक है, बट टाइम किस में था, मिनट के अकॉर्डिंग था। तो 1680 को करो आप 60 से डिवाइड, इसको पहले 2 पे और फिर 8 पे, मतलब 28 मिनट। तो सुबह 10 बजे और उसके बाद 28 मिनट बाद, तो ऑप्शन बी 10:28 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which when divided by 40, 60, 75 leaves a remainder 31, 51, 60, 66। देखो जो भी रिमाइंडर दे रखा है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 9 है, तो क्या करो इन सब में 9 ऐड कर दो। 9 ऐड करने के बाद जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखो जो नंबर 60 से और 75 से डिवाइड होगा, हम कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, हमेशा वो नंबर हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा। और 3 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। देखो ये तो 3 का मल्टीपल है ही, अब इसको तो चेक करना ही नहीं। 6 3 9 10 और 1 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 4 ये भी नहीं होगा। 9 और 1 10 11 12 ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ये 4 ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो बस हो गया आंसर, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ध्यान से बस हमें चीजों को देखना है, बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है ये आपके। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स टेक 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। देखो 1/3 वर्क मतलब 1/3 काम 4 दिन में करता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 काम अगर 4 दिन में है तो पूरा काम 12 दिन में करेगा। वाई टेक 3 days टू कंप्लीट 1/6, 1/6, 1/6 1/6 मतलब 6 में से एक काम वो 3 दिन में कर रहा है। अगर एक काम 3 दिन में कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा, 18 डेज में करेगा। एंड जेड टेक 5 days टू कंप्लीट हाफ वर्क, और जेड हाफ वर्क 5 days में कर रहा है तो कंप्लीट कितने में करेगा, 10 में करेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अब इन सब का एलसीएम लेना है, इन सब का एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो 12 और 18 और 10 तीनों से डिवाइड होता हो। तो अगर मैं सबसे पहले 12 और 18 का एलसीएम लेना चाहूं तो इन का एलसीएम कितना होगा। देखो ये कितना है आपके पास 6 × 2 और ये कितना है 6 × 3, और उसके बाद 10, ये तो कितना है 5 × 2 है आपका। ठीक है, देखो 6 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद 2 × 3 तो 96। अब इसमें 96 × 5 और कर दो, 96 × 5, ये आपका एलसीएम आ गया 96 × 5। तो 96 × 5, 12 से अगर 96 को डिवाइड करेंगे किस पे डिवाइड करेगा, 8 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 40। एक सेकेंड, 36 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 36 होगा, 36 96 नहीं 36 होगा, तो 36 × 5 होगा। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्योंकि नंबर इतना बड़ा तो नहीं बनेगा। 36 × 5 और 36 × 5 का मतलब है 180 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 180 आपका एलसीएम आ गया। अगर 12 से डिवाइड करेंगे, एक्स की एफिशिएंसी 15 होगी, y की एफिशिएंसी 10 हो गई और z की एफिशिएंसी कितनी होगी, 18 हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर फॉर 3 days। देखो अगर इन सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 43। तो 43 की एफिशिएंसी से अगर वो 3 days वर्क करते हैं तो टोटल कितना वर्क हो गया, 129 हो गया। 180 में से 129 हो गया तो बचा कितना है 51, रिमेनिंग वर्क कितना होगा 51। उसके बाद x और z ने क्विट कर दिया, बचा कौन, y। तो 5 1/10 days, तो बचा हुआ जो वर्क है
वो 5 1/10 डेज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, एन एम्प्लॉयर पे 15 रुपीज फॉर ईच डे ए वर्कर वर्क, जितने दिन के लिए वो काम करता है उसके लिए उसको 15 रुपए मिलते हैं, एंड फॉर फिट्स ₹5 फॉर ही इज आइडल, और 5 रुपए काट भी लेता है, तो उसने टोटल एट द एंड ऑफ 40 डेज 40 दिन के बाद उसको 160 रुपए मिले। तो उसने कितने दिन काम नहीं किया था, हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर x डेज के लिए काम नहीं कर रहा तो उसने 40 - x के लिए तो काम किया था, और एक दिन काम करने के उसको 15 रुपए मिलते हैं, और यहाँ से 5 रुपए काट लिए जाते हैं, इस हिसाब से टोटल 160 रुपए उसने कमाए थे। ठीक है, 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 600 माइनस 15x माइनस 5x इज इक्वल टू 160, तो 20x हो गया आपके पास, माइनस का उधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखो इसमें से माइनस करते हैं 160, तो ये कितना बचेगा आपके पास 440, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको 22 पे डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ and breadth of a rectangular path is 4:1 if a man cycling along the boundary of the path at the speed of 15 km/h completes one round in 10 minutes। तो इसको ऑप्शन में उसने बाद में देखो बोला भी है कि स्क्वायर मीटर है सारे, तो km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, इंटू 10 इंटू 60, टाइम को सेकंड में। अगर 6 से डिवाइड करेंगे 10 और इसको करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो 2500 मीटर आ गया। ठीक है, और बाउंड्री के साइड में जाएगा तो पेरीमीटर हो जाएगा जो कि आपका ट्वाइस ऑफ L + B होता है, 4:1 था, तो ये कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। 4 और 1 5 गुना 2 10, तो 10x की वैल्यू कितनी है 2500, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 250। उसने हमसे लेंथ पूछी थी जो कि 4x है, तो 4 × 250, तो 1000 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरर 3% इज एक्सेस इज मेड, एक्सेस मतलब ज्यादा हो गया। ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर, अब देखो अगर 100 थी तो उसको अगर ज्यादा लोगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो 10,000 सॉरी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और 103 का स्क्वायर बेस अगर 100 के साथ कैलकुलेट करोगे तो ये होगा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 609 का, मतलब 6.09%। अगर इसको 10,000 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्रॉफिट ऑफ 30% is made on goods when a discount of 20% is given on the mark price, what profit percent will be made when a discount of 30% is given। देखो अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के रेशियो की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्केट प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 20 का डिस्काउंट दिया मतलब 80 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 30 का प्रॉफिट हुआ तो 130 मतलब उसका मार्केट प्राइस है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 30% का डिस्काउंट दे, और डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट देता हूँ तो इसका 30% मतलब 39, तो 91 में सेल किया जा रहा है। तो 80 के आर्टिकल को अगर आप 91 में सेल करोगे तो मतलब 11 का प्रॉफिट हुआ 80 के ऊपर इंटू 100, 20 से डिवाइड करेंगे 4/5, सॉरी उल्टा लिख दिया 5/4, तो 55/4, तो पहले 13 पे डिवाइड करेगा, और 13 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, आगे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस of product by 20%, if we increase the discount from 5 to 10%, the profit would increase by 21 rupees। How much profit or loss would earn if we give a discount of 20% on the market price। देखो अगर CP 100 है तो मार्केट प्राइस क्या रखा गया था, 20% बढ़ाकर रखा गया था, मतलब 120 रुपए रखा गया था। ठीक है, कितना रखा गया था, 120 रुपए। पहले अगर वो 5% का डिस्काउंट देता है तो
इसका 5% मतलब 6, तो वो कितने रुपए में सेल कर रहा है? 114 रुपए में सेल कर रहा है। फिर उसने डिस्काउंट परसेंटेज बढ़ाकर कितना कर दिया? 10%, मतलब 108 रुपए। तो इन दोनों के बीच की जो बात है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का आ रहा है। और यही 6 की कीमत कितनी है? 21 रुपए है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर वो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे, 20% मतलब 24 रुपए का, तो कितने में सेल करेगा? 96 में। तो मतलब उसको 4 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 6 की कीमत 21 रुपए है तो 1 की कीमत कितनी होगी? 21/6, और अपने को तो 4 की वैल्यू निकालनी थी। 2 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 7, तो 7 इंटू 2 14 रुपीज का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर x इज इक्वल टू 80% ऑफ द एवरेज ऑफ, एक नंबर x है वो किसके इक्वल है? 80% मतलब 4/5, एवरेज ऑफ 5, 7, 14 एंड ए नंबर y। 4 नंबर है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का एक रिलेशन मिल गया। इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 26, तो सम कितना हो जाएगा? 26 इंटू 2 52, y की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 52 माइनस y हो जाएगी। 52 माइनस y, तो देखो ये कितना हो गया? 52 माइनस y इज इक्वल टू 1/5। ये कितना बचेगा इधर? 26 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 52 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 260 माइनस y 5y हो जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 26 प्लस y। तो y को एक साइड करते हैं, 6y हो जाएगा। ये आ जाएगा 260 माइनस 26 मतलब 234। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 पे करेगा और फिर 54 बनेगा तो 9 पे करेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 20 ईयर्स। 6 लोगों का एवरेज कितना है? 20 साल है, तो मतलब 120 हो गया। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 5 ईयर्स, अगर जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 5 साल है। ठीक है, तो इन 5 सालों में हर इंसान की एज 5 साल से बड़ी होगी। टोटल 6 लोगों की 30 बढ़ी, तो उसके जन्म के टाइम पर उनका सम कितना था? 90 था। तो यही पूछा है द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, मतलब उसके बर्थ के टाइम पे 5 लोग थे, तो 90 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 18। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B is 330 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A at 7 AM and travel towards B at 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट एट द 8 AM। देखो क्या बोला गया कि ये टोटल डिस्टेंस 330 किलोमीटर का दिया गया है। एक ट्रेन यहां से चलती है सुबह के 7 बजे 60 की स्पीड के साथ। ठीक है, दूसरी ट्रेन यहां से चलती है सुबह के 8 बजे 75 की स्पीड के साथ। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? देखो सबसे पहली चीज तो दोनों ट्रेन के चलने का टाइम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जब ये 8 बजे चली तो ये 1 घंटे में मतलब ये 60 किलोमीटर कवर कर चुकी थी। बचा कितना? 270 किलोमीटर का डिस्टेंस। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, 60 प्लस 75 इंटू टाइम। ये 135 इसको पूरा 2 पे डिवाइड कर देगा, मतलब 2 घंटे के बाद। 8 बजे दोनों एक साथ चली थी, उसके 2 बजे मतलब 2 घंटे बाद मतलब 10 बजे दोनों ट्रेन मिलने वाली हैं। सेम क्वेश्चन ही हो गया। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था फिर ये। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट या कंफ्यूजन आती है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। Hello everybody, welcome to the English section by Gyanam. I am Piyush Sardana, Bud English language teacher. Guys, let's check what we have in store for as per in this mock. सबसे पहले आया आपके पास nearest यानी synonyms आए हैं। Few teachers have been spared the problem of an, अब ये देखना जरा, obstreperous pupil in the class। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा अपनी मन मर्जी करता है, किसी की नहीं सुनता है ना, unruly, रूल ना किया जा सके, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी अनरूली, फॉलोड बाय, हाँ, रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल। मेडल मतलब बीच में ना बोलो, इंटरफेयर मत करो, सॉरी इंटरसीड नहीं, इंटरफेयर। दिस इज एरर पार्ट। इन स्पाइट ऑफ द हेल्प ऑफर्ड टू हिम, he refuses to accept and has decided to leave him alone.
डिसाइडेड पास्ट है, ऑफर्ड पास्ट है, रिफ्यूजेस का क्या बन जाएगा? रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट, इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे। इफ माई फादर अप्रूव्स, यहां ये कट के अप्रूव्स लग जाएगा, तो आंसर बी में हो जाएगा। द बॉयज किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, तो क्या बन जाएगा? द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद द स्टिक, क्योंकि स्टिक नहीं मारी गई है, स्नेक के साथ स्टिक नहीं आएगा, और इज तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में नहीं है। लेट मी डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिज लेटर्स टू हिज वर्ड स्पीक वॉल्यूम्स फॉर हिज फॉरबेरेंस एंड गुड सेंस। लेटर्स टू हिज वर्ड स्पीक वॉल्यूम्स, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिकेशंस दिखाते हैं, इल दिखाते हैं, इंप्रेस करने के लिए। हाँ, दे सर्व ए स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी टू दैट थिंग, काफी कुछ बताते हैं उसके बारे में, प्रूफ देते हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द cud, च्यूइंग द cud का मतलब somebody who moves on, इसको आदत है। नेक्स्ट, अब ये देखो जरा, इसमें एंटोनिम्स बताना है, ये ध्यान से देखना एंटोनिम्स का पार्ट। इसमें है इन फेसिंग एडवर्स सिचुएशंस, ही इज टॉकिंग अबाउट द एडवर्स सिचुएशंस। ही वॉज वेरी स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब क्या हो गया? पर्सन हु डजंट फ्लिंच, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लिंचिंग, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, पक्का रहता था। नेक्स्ट, वाइल फेसिंग दैट सिचुएशन ही टर्न्ड आउट टू बी डोंटलेस, सिचुएशन फेस करते करते वो तो डोंटलेस निकला, मतलब बड़ा तगड़ा निकला, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? somebody who is डरपोक would be cowardly, and according to the options that was in D option, इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉवर्डली। आपकी सेंस के लिए मैं लिख भी देता हूं, डी वॉज कॉवर्डली, उससे पहले था बैशफुल, फिर था स्टोइकल, और था टैक्टफुल, राइट। सो ये देखो जरा, 4 ऑप्शंस थे आपके पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉवर्डली। अब आपको एंटोनिम्स बताने हैं, अभी बड़ा ह्यूज है ना, जाइजेंटिक को क्या बोलते हैं? टाइनी। और हेजिटेंट का सिनोनिम बताना है। हेजिटेंट का मतलब वो पर्सन ना हिचकिचा रहा था, मतलब फिक्स था कि नॉट फिक्स था, नॉट फिक्स था तो इट वुड बी डाउटफुल। देयर वी गो विद दिस, आई होप यू गॉट इट।